नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पॉलिटी के क्लास में इससे पहले हमने डिस्कस किया था भाग 1 के बारे में। भाग 1 में क्या है, संघ और राज का। तो संघ क्या होता है, राज क्या होता है, भारत कैसा संघ है, इन सब चीज़ों को इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो लगभग 552 रियासतें थी। इन छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर कैसे हमें अखंड भारत बनाया, इसमें किसकी भूमिका रही। फिर हमने राज्यों को पुनर्गठन कैसे किया, उससे जुड़े बहुत आयोग कौन कौन से बने थे, धार आयोग कब बना, फजल अली आयोग कब बना, इन सब चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा और जितना आज पढ़िए इतना याद कर लीजिए। सबसे पहले हमने कहा था भाग 1, हमारे संविधान में 22 भाग है, जिसमें से भाग 1 कहता है संघ व राज का उल्लेख मिलता है। भाग 1 में हमने कहा था इंडिया क्या है, संघ है। कैसा संघ है, तो इंडिया यूनियन है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो राज्य है उस राज्य का तो हम विनाश कर सकते हैं, उस राज्य को हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, उस राज्य को हम 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं, लेकिन किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो भारत संघ से अलग हो सके। तो हमारे यहाँ पे हमने फेडरल पर साइन नहीं किया था, हमने किस पे साइन किया था, यूनियन पे। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना सकते हैं, आज हम चाहें तो उत्तर प्रदेश से एक और राज्य बना सकते हैं। जैसे हमें उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बनाने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ये अधिकार हमारे पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश को अधिकार नहीं है कि भारत संघ को छोड़ दे, कि हम कहते हैं अपना अलग देश बनाएंगे, नहीं, क्योंकि इसने साइन किया था विलय पत्र पर। तो पहली बात तो भारत कैसा है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत और उसके राज्य संघ के बारे में किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 1 में उल्लेख क्या क्या है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का उल्लेख है, अर्थात अगर आपने अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 को पढ़ लिया तो आपने भाग 1 पढ़ लिया। अनुच्छेद 1 कह क्या रहा है, अनुच्छेद 1 कह रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ये अधिकार संसद के पास है, लेकिन तभी कर सकते हैं जब वो राज्य क्षेत्र आपने अर्जित किया हो या तो अर्पित। हम चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। जिस दिन मैं बोलूँगी आज पॉलिटी की लास्ट क्लास है, उस दिन तक आपको पूरी पॉलिटी याद होगी। बस एक बार आप लिखिएगा, एक बार अलग से सुन लीजिएगा, देखिएगा आपको पॉलिटी याद होगी कि नहीं होगी। अनुच्छेद 3 कहता है कि अगर आपको आपके जो राज्य क्षेत्र है उसमें नाम में, गठन में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। ये अधिकार किसको है, संसद को। अनुच्छेद 4 कहते हैं कि अगर आप अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में परिवर्तन कर रहे हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करने के लिए आपको संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप साधारण बहुमत द्वारा कर सकते हो। देखो, अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हूँ तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से रिलेट होंगी, तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। भारत में कितने राज्य हैं, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अलग अलग टाइम पे हमने चेंज किया, कभी हमारे पास 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर हमने दादरा नगर हवेली और दमन दीव का आपस में विलय कर लिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया, कभी हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया, तो बिहार से झारखंड बनाया। इस तरीके से हम अलग अलग परिवर्तन करते रहे। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब राज्यों के पुनर्गठन के लिए हमने अलग अलग आयोग बनाए थे। सबसे पहले जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1947 में भारत का विभाजन भी हुआ था, जब अंग्रेज माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन करके गए थे, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, 3 स्थितियां कर दी। उन्होंने कहा कि जो भारत में मिलना चाहते हैं भारत में मिल जाए, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं पाकिस्तान में मिल जाए। उन्होंने कहा जो अपनी स्वतंत्र सत्ता को बरकरार रखना चाहते हो अपनी स्वतंत्र सत्ता बरकरार रख सकता है। अब क्या हुआ, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो लगभग कितनी 552 रियासतें थी।
अब ये 552 रियासतों का हमने एकीकरण करना प्रारंभ किया, तो हमारी 549 रियासतों ने तो बहुत आसानी से एकीकरण कर लिया। किनको हमने प्रीवी पर्स दे दिया, किसी को कुछ अधिकार दे दिए, मतलब छोटे छोटे प्रलोभन से हमने 549 रियासतों का तो एकीकरण कर लिया। रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? रियासतों के एकीकरण में भूमिका रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। क्योंकि बिस्मार्क कौन है आपको ये भी पता होना चाहिए। भैया बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अच्छा, ये बात किसको इससे पहले नहीं पता थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था ना, उस टाइम पे बिस्मार्क का बहुत योगदान था। वही भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क बोलते हैं। इसी के साथ साथ टीटी कृष्ण मेनन की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, सी राजगोपालाचारी की भूमिका थी, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 549 रियासतों को तो आसानी से एकीकरण कर लिया, लेकिन 3 रियासत थी जो एकीकरण करने में बहुत दिक्कत कर रही थी। 3 रियासतें कौन थी? एक तो आपकी जूनागढ़ की रियासत थी, दूसरी क्या थी? जम्मू कश्मीर थी, और हैदराबाद। ये तीनों रियासतें एकीकरण में बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी। अब हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन तीनों रियासतों का एकीकरण करना। देखो, जूनागढ़ की जो जनता थी ना, वो भारत के मिलना चाहती थी, लेकिन जूनागढ़ के जो नवाब थे वो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं। तो फिर जूनागढ़ में हमने क्या कर लिया? जनमत संग्रह कराया। वहाँ की जनता में पता था कि भाई ये तो हमारे पक्ष में वोट दे देगी, तो हमने क्या कर लिया? जूनागढ़ में जनमत संग्रह। देखो, इसकी बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं कि कैसे हमने कराया। फिर ये जूनागढ़ के नवाब क्या होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं भारत पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान जाते हैं तो अपनी बेगमों को छोड़कर चले जाते हैं और अपने कुत्ते लेकर जाते हैं। वो सब कहानियाँ आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम क्या करें? इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जूनागढ़ का विलय कैसे किया था? जूनागढ़ का विलय किया था हमने जनमत संग्रह के द्वारा। जम्मू कश्मीर से हमने क्या कर दिया था? विलय पत्र पर साइन कराया था। अब जम्मू कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, ये कह रहे थे ना हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में, और भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा होना चाहिए था। अगर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता और कहीं ये पाकिस्तान के साथ मिल जाता, तो हमें पता था पाकिस्तान ने जो किया है ना डायरेक्ट एक्शन वाले दिन, जितना खून खराबा ये किया है ना, ये फिर से होता रहेगा। तो हम किसी न किसी हाल में जम्मू कश्मीर को मिलाना चाहते थे। तो जम्मू कश्मीर के राजा से हमने विलय पत्र पर साइन कराया। अब बचा हैदराबाद के नवाब। हैदराबाद के निजाम से 1948 में एक हमने ऑपरेशन चला के, ऑपरेशन पोलो, जो कि एक वास्तविक रूप से तो सैन्य कार्रवाई थी, लेकिन उसको हमने दिखाया कैसे था? पुलिस कार्रवाई दिखाया था। क्योंकि हैदराबाद के नवाब क्या हुए थे? संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए थे। उस टाइम पे 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो गई थी। अब जैसे हम हैदराबाद के लिए कर रहे थे, हम अपनी सेना भेजना चाह रहे थे कि सेना नियंत्रण रखे, देख रेख रखे, लेकिन ये क्या हो गया? ये तो चले गए यूएनए के पास कि भैया हमें तो अधिकार मिला है कि हम चाहे भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में, चाहे स्वतंत्र रूप से रहें। भाई हम तो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। अब जैसे यूएन ने भारत को बुलाया, उसने कहा कि अच्छा आप भारत के साथ, हैदराबाद के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। जैसे पता चला, अब हमें समझ में आ गया थी कि देखो अब हम हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई तो नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सूझबूझ दिखाई। उन्होंने क्या किया? तो जो सेना के जवान थे उनको सादी वर्दी में, पुलिस की वर्दी में हैदराबाद में भेजा, और नॉर्मली पुलिस सेना ने क्या कर लिया? नॉर्मल रूप से हैदराबाद को मिला लिया 1948 में ऑपरेशन पोलो द्वारा। तो ऑपरेशन पोलो को हम कहते क्या है? पुलिस कार्रवाई। लेकिन सामान्य रूप से